हाय फ्रेंड्स। सो अभी लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से और जो एग्ज़ामिनेशन सब डिले हो रहे हैं, तो अभी बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी हैं, दे आर कंडक्टिंग ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन। ठीक है। सो कभी कभी मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं, कुछ जगह पे यूनिट टेस्ट हो रहे हैं और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर 20 क्वेश्चन हैं तो कभी कभी ऐसा होता है 10 या 15 क्वेश्चन के हमें आंसर आते हैं, 5 के नहीं आते हैं। अगर 40 क्वेश्चंस हैं तो 20 के हमें आते हैं और बाकी 20 के नहीं आते हैं। तो लेकिन अगर उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम तुक्का मार सकते हैं। बट रैंडमली तुक्का मारने से बेटर है कि हम कुछ चीज़ें फॉलो करें, जिससे हो सकता है हमारे जो आंसर्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी राइट होने की ज़्यादा हो जाए। ठीक है। तो हम कुछ स्टेप्स देखेंगे जिसे हम अगर फॉलो करते हैं तो हो सकता है हमारे आंसर की राइट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले कोई भी पैटर्न अज्यूम मत कीजिए। ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए। कभी कभी कुछ वर्ड जैसे नॉट यूज़ हो जाता है या इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर नहीं है ऐसा पूछा जाता है, तो उसमें हम ट्रिक हो जाते हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखिए। तो आइए कुछ स्टेप्स देखते हैं जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी वो आंसर करेक्ट होने की बढ़ जाती है। सबसे पहले जो है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में करना आपको क्या है, अगर आपके पास 4 या 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको पता है कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे जो ऑप्शंस है उसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए। अगर 5 ऑप्शंस हैं उसमें से आपने एक को एलिमिनेट कर दिया तो अभी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर 4 हैं और उसमें से आपने एक को एलिमिनेट कर दिया तो आपके पास 3 ऑप्शन है, तो जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपके पास 5 ऑप्शन हैं तो हर आंसर के राइट होने की प्रोबेबिलिटी 20% होती है। उसमें से आपने एक को एलिमिनेट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है राइट होने की, हर आंसर की प्रोबेबिलिटी 25% हो जाती है। और अगर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से आपने एक को एलिमिनेट कर दिया तो हर जो बच गया है ऑप्शंस उसमें जो राइट होने की प्रोबेबिलिटी 33.33% हो जाती है। ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन है, आपको इसमें इतना डीप नहीं जाना है, बट आप ये समझिए कि अगर 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है उसमें से आपको जो लगता है कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है, उसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए, ताकि आपका फुल फोकस उन ऑप्शंस के ऊपर रहेगा जो कि प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है कि चेक द डायमेंशन या यूनिट। अगर टाइम है तो ऑब्वियसली उसका जो यूनिट है मिनट में होगा, सेकेंड में होगा, आवर में होगा। तो चेक कीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड है और आपको पूछा है कि इसका कितना टाइम लगने वाला है और नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो देखिए कि सेकेंड, मिनट या आवर में कोई ऑप्शन है क्या। ठीक है। और फिज़िक्स में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, तो जो डायमेंशन या यूनिट जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसी से जो ऑप्शंस आपको पता चल जाएगा भाई ये ऑप्शन राइट है। अगर यहाँ पे दिया है केजी और यहाँ पे दिया है सेकंड, तो अगर टाइम के बारे में पूछा है तो सेकंड जो है, जहाँ पे सेकंड यूज़ हुआ है वो ऑप्शन आपका ज़्यादातर करेक्ट होगा। ठीक है, ना कि केजी, क्योंकि केजी या वेट के बारे में पूछा ही नहीं गया है तो वो ऑप्शन कैसे हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड, अवॉइड हाईएस्ट वैल्यूज़ एंड लोएस्ट वैल्यूज़। अगर आपको जो वैल्यू दी है, मतलब कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है और आपके पास अभी टाइम नहीं है सॉल्व करने के लिए, और या ही आपको फॉर्मूला नहीं पता उसको कैसे सॉल्व करते हैं और आपको तुक्का लगाना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर 4 ऑप्शन दिए हैं उसके अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो है, सबसे लो या सबसे हाई, वो ज़्यादातर आंसर नहीं होंगे। ठीक है। तो ऐसे हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को अवॉइड कीजिए। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 20, फिर दिया है 40, 50, फिर दिया है 100। ठीक है। तो 20 और 100 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और 40, 50 जो कि काफ़ी नज़दीक वाली वैल्यूज़ हैं, उन दोनों में से आपका आंसर ज़्यादातर हो सकता है। ठीक है। फिर क्वेश्चंस विथ ऑप्शंस लाइक नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ज़्यादातर होता क्या है, 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और चौथा ऑप्शन रहता है नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। सो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो नन ऑफ द अबव है या ऑल ऑफ द अबव है, यह आंसर ज़्यादातर हो सकता है, लेकिन आप उसको पता कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से एक ऑप्शन नन ऑफ द अबव है या ऑल ऑफ द अबव है। इन केस ऑफ ऑल ऑफ द अबव, तो आपने अभी 3 दिया हुआ है वहाँ पे, तो आप पहला पढ़िए, आपको लगता है ये सही है। दूसरा पढ़ लिया, ये भी लगता है सही है, बट तीसरे में आप कंफ्यूज हैं कि ये सही है या नहीं। तो ऐसे केस में ऑल ऑफ द अबव ही होगा। ओके, क्योंकि उसमें से 2 आंसर जो हैं वो ऐसे उठ के आ रहे हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। तीसरे के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑल ऑफ द अबव होने की ज़्यादा हो जाती है। ठीक है।
नन ऑफ द अबव, आपने पढ़ना चालू किया तो पहले लगा ये तो नहीं हो सकता, दूसरा भी लगा अरे ये तो नहीं हो सकता, तो नन ऑफ द अबव के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर ज़्यादातर हो सकता है। तो ये टिक कर सकते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो, और आपको तुक्का लगाना है तो। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर। अगर 4 आंसर हैं तो जिसमें ग्रामेटिकल एरर है वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो ग्रामेटिकल एरर जो है, जो राइट आंसर है उसमें नहीं करता, क्योंकि उसमें वो ज़्यादा कॉन्शियस रहता है कि भाई इसमें गलती नहीं होना चाहिए कोई भी स्पेलिंग की। तो अगर ग्रामेटिकल एरर आ रहा है तो वो आपका ऑप्शन ज़्यादातर नहीं होगा। तो आप देखिए कि ये चारों में प्रॉपर ग्रामेटिकल एरर के बिना वाला जो है, ठीक है, वो आपका ऑप्शन ज़्यादातर होगा। ठीक है, तो ग्रामेटिकल करेक्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर फ़नी रिस्पॉन्स। अगर आपको लगता है ये रिस्पॉन्स एकदम अजीब सा है, मतलब क्वेश्चन कुछ पूछा है और ऑप्शन कुछ दिया हुआ है, तो ज़्यादातर वो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर को कोई ऑप्शन याद नहीं आ रहा था तो उसने एक फ़नी रिस्पॉन्स जो है या अजीब सा रिस्पॉन्स ऐड कर दिया, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर लॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स, अगर उसके अंदर एक स्टेटमेंट है, अलग अलग स्टेटमेंट है, 3 या 4 स्टेटमेंट है जो आपके ऑप्शन है, जो सबसे लंबा स्टेटमेंट है वो हो सकता है आपका करेक्ट आंसर है या राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है कि उस डेफिनेशन को, उस चीज़ को इस तरह से कवर करे ताकि आपका जो आंसर है जब करेक्ट हो तो आप ये नहीं बोले अरे ये चीज़ मिसिंग थी। तो इसलिए सबसे लंबी लाइन जो रहेगी, अगर उसके अंदर पूरा डिटेल है, फॉर एग्जांपल डेफिनेशन किस चीज़ का पूछ लिया, तो एक छोटी लाइन है, दूसरी बड़ी लाइन है, तीसरी छोटी लाइन है, फिर और बड़ी लाइन है, तो इसमें से आप देखिए सबसे बड़ी लाइन कौन सी है। तो हो सकता है ज़्यादातर कि वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो, क्योंकि एग्जामिनर चाहेगा कि पूरी तरह से आपको वो डेफिनेशन को पूरी तरह से आपको दे दे। ठीक है, ताकि आप जब उसको सिलेक्ट करें तो आपका आंसर करेक्ट आए। तो अभी आपको तो पता ही नहीं है कौन सा आंसर राइट है, तो ये जो ज़्यादातर आप ये करिए कि जो सबसे बड़ी वाली लाइन है, सबसे लंबी वाली लाइन है, उसको टिक कर सकते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। फिर उसके बाद में जब ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं तो ज़्यादातर ट्रू वाला जो आंसर है वो ज़्यादातर करेक्ट होता है। ठीक है, तो आप ट्रू वाले को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट जो आपके लिए जो मैं हैक दे रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, जितने भी मैंने अभी आपको 8 चीज़ें बताई उसमें से आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप ये कर सकते हैं, अगर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी बी और सी राइट होने के ज़्यादातर होते हैं, तो आप बी को टिक कर सकते हैं। ज़्यादातर कौन से चांसेस होंगे? बी या सी के राइट होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं, तो आप बी या सी में से कोई एक करेक्ट आंसर है तो आप बी को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है या आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, अभी पेपर सबमिट करना है, तो आप बी को टिक कर सकते हैं। बट प्रोबेबिलिटी बी और सी होने की हो सकती है, बट आप बी को टिक कर सकते हैं अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो। ठीक है, अगर 5 ऑप्शन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है उसके आंसर्स जो हैं या ऑप्शंस जो हैं वो 5 है, तो आप ऑप्शन जो लास्ट वाला है ई, उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर टाइम कम है, 4 ऑप्शन है, तो बी को टिक कीजिए। अगर टाइम कम है, 5 ऑप्शन है, तो आप ई को टिक कीजिए। तो ये कुछ हैक्स थे या कुछ ट्रिक्स थे जिससे आप जो रैंडम तुक्का मारने वाले थे उसके जगह पे इन चीज़ों को यूज़ करके आपके आंसर्स के या ऑप्शन के राइट होने के जो चांसेस है या प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इसे आप एग्जामिनेशन में यूज़ करेंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।